प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। पहले की तरह खेल रहे होंगे, खा रहे होंगे और साथ-साथ पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल खुद आपके साथ, आपके पास, घर में चल कर आया है। वही पाठ्यक्रम, वही पढ़ाई, वही क्वेश्चन आंसर, लेकिन इस बार एक नए रूप में, जिसमें आपको किताब पढ़ना सिखा रहे हैं हम। अब तक आप नोट्स पढ़ते हैं, गाइड बुक पढ़ते हैं, मॉडल पेपर पढ़ते हैं, लेकिन किताब से बच्चों का रिश्ता छूट गया है। हम यह देखते हैं कि बच्चे ये चाहते हैं किसी प्रकार से बनी बनाई खिचड़ी उन्हें खाने को मिल जाए और वे आराम से पढ़ सकें, उससे याद कर सकें और ऐसी ट्रिक्स पता चल जाएं, ऐसे क्वेश्चंस पता चल जाएं जो पेपर में आएँ और वो उनको हल कर ले जाएं। तो इसी एक कंसेप्शन को या पूर्वाग्रह को मैं तोड़ने के लिए एक प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको किताब से लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं एक फैशनेबल टीचर नहीं हूँ जिसके पास बहुत सारे संसाधन हों, लेकिन हाँ, मैं एक नैतिक टीचर हूँ जो पाठ्यक्रम को या शिक्षा को एक नैतिक उद्देश्य के तहत और वही प्रक्रिया में होते हुए आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ, आपको राजनीति विज्ञान में दिलचस्पी पैदा कर रहा हूँ। आजकल देखा है अटेंशन सीकर टीचर्स यूट्यूब पर भरमार आ गई है, जो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के होते हैं, बहुत अच्छे जोक्स करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं और बच्चे उनके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने में इसलिए मज़ा आ रहा है कि बीच-बीच में वे मज़ाक कर रहे हैं, जोक्स कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और कुछ लोग तो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर हर महादेव, कुछ लोग द्व्यर्थी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं। तो ये एक ऐसा फैशन बन चुका है कि जिसमें किसी को पढ़ना या पढ़ाना आता हो या ना आता हो, उसके पास पैसे हैं, उसका स्टूडियो है, माइक लगाया और तैयार है, शुरू है। देखिए, शिक्षा एक पेशा नहीं है, एक ज़िम्मेदारी है और टीचर पैदा नहीं होता, बनाया नहीं जाता, पैदा होता है। कोई एक व्यक्ति शिक्षक है, वह इनबिल्ट होता है, क्योंकि शिक्षक अपने बच्चों के मनोविज्ञान तक पहुंचकर अपनी बात उनके दिमागों में पहुंचाता है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके विद्यालय में कई टीचर्स होंगे, लेकिन आपके फेवरेट कुछ ही होंगे। क्यों? क्या वो बेहतर दिखने में है? नहीं। क्या वो बेहतर ड्रेसिंग सेंस है? बिल्कुल नहीं। बस उन्हें क्या बहुत अच्छा उन्हें अपने विषय का ज्ञान है? हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो, लेकिन अच्छा टीचर वही है जो अपनी बात बच्चों तक पहुंचा सके, बच्चों को संतुष्ट कर सके। अच्छा टीचर वही माना जाता है। फिलहाल मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपका फेवरेट बन सकूं, आप बने रहें और पढ़ते रहें। इस विषय को ख़त्म करने के बाद हम अगला प्रोजेक्ट पे गौर करेंगे और आपको सेवाएं देते रहेंगे। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर, स्कूल घर में। और मैं लोकेश शर्मा, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के पद पर इस समय कार्यरत हूँ और बच्चों को नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ, कक्षा 11 और 12 के बच्चों को। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं कक्षा 8 से 9 से, क्योंकि कक्षा 11 में पहुँचने वाला बच्चा, उसके उतने बेसिक्स तैयार नहीं होते हैं जितनी मुझे अपेक्षाएं होती हैं। क्योंकि होता क्या है कि यदि आप सीढ़ी के बीच में से ही स्टार्ट करेंगे तो नीचे की सीढ़ी आप कैसे चढ़कर आए थे कुछ नहीं पता होगा, तो आप आगे कैसे चल पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हर सीढ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इनकी भी जो नागरिक शास्त्र से संबंधित टॉपिक्स हैं उनको देखूं। मैं ये चाहता हूं कि आप राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र का इतना अच्छा फाउंडेशन तैयार कर लें कि कक्षा 12 के बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाएं या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएं, जब आप पीएचडी करें, एमफिल करें, नेट करें, तब आपके पास इन बेसिक्स की जानकारी हो। मैं खुद पॉलिटिकल साइंस से नेट और जेआरएफ हूँ। एमए पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ा। इससे पहले की मेरी सारी पढ़ाई मैथमेटिक्स में रही है, साइंस वर्ग में रही है और अचानक से मैंने अपने आप को नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान में अपने आप को स्विच किया। शुरुआत में बहुत समस्याएं आई। क्यों? क्योंकि मैंने इंटर और ग्रेजुएशन के स्तर पर सिविक्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन अंततः अधिक मेहनत के बाद चीज़ें हो ही जाती हैं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि चूंकि आप जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ रहे हैं, और जो जिसके पास नागरिक शास्त्र नहीं भी है वे भी इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं। क्यों? कि वे नागरिक शास्त्र हो या ना हो, नागरिक तो है।
और एक अच्छा नागरिक तभी बन सकता है जब उसे अपने अधिकारों के, कर्तव्यों का पता हो, जब उसे देश की संस्थाओं की संरचना, कार्यप्रणाली के बारे में पर्याप्त जानकारी हो, किस प्रकार वोट देना होता है, किसको वोट देना होता है, घोषणा पत्र क्या होता है, संसद कैसे कार्य करती है, आपके लिए नियम कौन बनाए, ये सब जानकारियां हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। क्योंकि अंततः हम एक ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां हर व्यक्ति के पास जो 18 साल से ऊपर है मत देने का अधिकार है, अर्थात निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उसकी भूमिका भी है। तो जब आपको पता ही नहीं होगा संस्थाएं कैसे काम करती हैं तो आप कैसे वोट देकर आएंगे? आप जाति, धर्म या अर्थ अर्थात पैसे के आधार वोट देकर आएंगे? तो मेरा उद्देश्य यही है कि सिविक्स की मूलभूत समझ न सिर्फ उस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले छात्र के मन में बने बल्कि एक आम नागरिक के स्तर पर भी बने। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाई थी, और उससे पहले और उसके बाद एक वीडियो मैं और बना चुका हूं जिसके माध्यम से हमने अधिकारों के महत्व पर चर्चा की थी। अब चलते हैं सीधे आपकी पुस्तक में, जहां हम देख रहे थे कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। तो सीधे चलते हैं आपकी पुस्तक में। यह है आपकी कक्षा 11 की पुस्तक, संविधान का सिद्धांत, संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। और इसमें हम देख रहे थे अब तक कि क्यों जरूरी है, अधिकारों का महत्व क्या है। हमने 2 इतनी हृदय छूने वाली कहानियां सुनी जहां पर अधिकार होने की वजह से लोगों को न्याय मिल सका। दूसरी कहानी में अधिकार भी था लेकिन शिक्षा नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, तो ऐसे में उसके अधिकारों का हनन हो गया और अंततः उस मौलिक अधिकार के कारण ही उस व्यक्ति को 54 साल के बाद न्याय मिल सका। तो ये दोनों कहानियां आपको पुरानी वीडियो में मिलेंगी। फिलहाल अब हम देखते हैं कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। घोषणा पत्र आपने बहुत सुना होगा, क्या होता है? घोषणा तो सुनी होगी कि प्रधानाचार्य जी आज विद्यालय में एक घोषणा कर रहे हैं, या फिर 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इतनी सारी घोषणाएं की, या फिर अमुक पार्टी चुनाव जीतने में या जीतने के लिए, जीतने से पहले कुछ घोषणा पत्र जारी करता है जो वह बताता है कि मैं अपने चुनाव को जीतने के बाद निम्नलिखित कार्य करूंगा। तो घोषणा पत्र क्या है कि वे वादे जो हम पूरे करेंगे उनकी घोषणा हम करते हैं। जैसे मैं आपसे घोषणा करता हूं, मैं ये वादा करता हूं कि मैं आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाऊंगा, तन्मयता के साथ पढ़ाऊंगा, पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ पढ़ाऊंगा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ाऊंगा, भले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन टॉपिक आपको क्लियर होंगे। आप राजनीति विज्ञान पढ़ के आपको आनंद आ जाएगा कि कितना शानदार विषय है यह। तो ये घोषणा पत्र क्या है? किसकी घोषणा की जा रही है? अधिकारों की। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में क्या बताया था? बताया था कि जब राज्य की उत्पत्ति हुई तो 2 चीजें थी कॉन्ट्रडिक्शन में, एक था राज्य और एक था व्यक्ति। व्यक्तियों ने मिलकर समझौता किया और क्या बनाया? राज्य। और राज्य को इन्होंने अपना क्या क्या दे दिया? व्यक्ति ने स्वतंत्रता दे दी, और राज्य ने व्यक्ति को बदले में क्या दिया? सुरक्षा। अब ये तो एक समझौता हो गया, लेकिन इसके बीच में एक आंतरिक कलह चलती है। वह क्या चलती है? राज्य अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। हर चीज, हर कोई चाहता है अपनी शक्तियां बढ़ाना। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? ताकि हम ताकतवर हो सके, ज्ञान के आधार पर ताकतवर हो सके। यही ज्ञान आगे चलकर हमको नौकरी दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, हम स्टार्टअप्स कर सकते हैं। तो ये सारा खेल है किसका? शक्ति का। इधर राज्य शक्ति बढ़ाना चाहता है और इधर व्यक्ति शक्ति बढ़ाना चाहता है अपनी। लेकिन होगा क्या इसमें? जब राज्य शक्ति बढ़ाएगा तो वो व्यक्ति की अधिक से अधिक स्वतंत्रता लेना चाहता है, व्यक्ति को गुलाम बना लेना चाहता है। किसके नाम पर? सुरक्षा के नाम पर, कि हम आपको सुरक्षित करेंगे लेकिन आप ये नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते, ये नियम मानो, वो नियम मानो। जैसे बोलते हैं कि जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल आदर्श बच्चा हो जाएगा, ऐसा बच्चा किसी का हो ही नहीं, तो वो और ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं अपने बच्चे पर, और ज्यादा नियंत्रण करना चाहते हैं कि देखो मैं बताऊंगा कि तुम्हारे दोस्त कौन से होंगे,
समझ रहे हैं ना आप? माता पिता ये बताएं कि बच्चे के दोस्त कौन से होंगे। मैं बताऊंगा आपको किस वक्त क्या खाना है, आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। या लड़कियां होंगी तो वो जीन्स नहीं पहनेंगी, या लड़के होंगे तो उनका हेयर स्टाइल बड़ा नहीं होगा। आप कौन से स्कूल में पढ़ेंगे ये हम बताएंगे, दोस्त कौन से बनाएंगे ये हम पढ़ाएंगे, किस टीचर से पढ़ेंगे ये भी हम बताएंगे। तो क्या करते हैं माता पिता, बच्चे के हित में ही, उसकी सुरक्षा के नाम पर उसकी स्वतंत्रताएं सीमित कर लेना चाहते हैं। अब इधर बच्चा भय अपनी शक्ति बढ़ाता है, हर व्यक्ति शक्ति बढ़ाना चाहता है। बच्चा क्या कहता है कि अब बताओ, दोस्त तो अपनी इच्छा से बनाने चाहिए, हम अपनी इच्छा से बनाएंगे। आप हमको मोबाइल नहीं देते हो, हम दोस्त का मोबाइल देखेंगे जाके। हमारी इच्छा होनी चाहिए हम किस स्कूल में पढ़ें, हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमारे टीचर्स कौन से हों, हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम साइंस साइड पढ़ें कि आर्ट साइड पढ़ें। बच्चा अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, तब ऐसे में होता है कलह। तो इसका रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि राज्य और व्यक्ति के बीच में एक ऐसा समझौता हो कि संतुलन बना रहे। और वह संतुलन बनाने का काम कौन करता है? संविधान। और संतुलन कैसे बनता है? कि संविधान यह लिखित रूप से व्यक्तियों को आश्वासन देता है, उन्हें यकीन दिलाता है कि ये जो लिखे हुए हैं कुछ 1 2 3 एंड सो ऑन, ये कुछ लिखित में हमने आपको अधिकार दे दिए हैं। जैसे आप अपनी इच्छा से कोई भी भाषण दे सकते हैं, आप अपनी इच्छा से कुछ भी पहन सकते हैं, आप अपनी इच्छा से कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई खतरा नहीं होगा, जीवन की स्वतंत्रता है। आप अपना कोई भी इच्छा हो धर्म मान सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, और एंड सो ऑन। तब संविधान लिखित रूप में व्यक्तियों को ये विश्वास दिलाता है, आश्वासन देता है कि देखिए कि ये जो सारी चीजें वो आप कर सकते हैं, और राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने के क्रम में इनसे समझौता नहीं कर सकता, राज्य इनमें कमी नहीं कर सकता। अर्थात मैं आप पर इसके लिए सीमाएं नहीं लगा सकता। राज्य कोई भी काम करे लेकिन कम से कम ये तो नहीं कर सकता। यही तो है आपके मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध है? राज्य के। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे हैं ये। व्यक्ति ये डंडा ठोक के कहता है कि राज्य हमसे ये काम तो नहीं करवा सकता कम से कम। तो जैसे आपको कोई गिरफ्तार करने आए, सॉरी आपको नहीं, किसी और को गिरफ्तार करने, और आप बोले कि क्या आपके पास अधिकार है मुझे गिरफ्तार करने का, वारंट दिखाइए। अब पुलिस कहती है अच्छा हाँ वारंट तो नहीं है, ये तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते मुझे, मैंने क्या जुर्म किया है। तो जुर्म जानने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। उसके बाद आप या कोई व्यक्ति जब जेल में पहुंच जाता है और पुलिस उससे बोलती है कि भाई ऐसा करो, अपने खिलाफ गवाही दे दो, जुर्म कबूल लो अभी भी, नहीं तो 3 डंडे पड़ेंगे। वो कहता है देखो भाई साहब ऐसा है, हम संविधान पढ़ के आए हैं, और संविधान में ये लिखा है कि जेल के अंदर भी आपके पास अधिकार है, आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। आप अगर डंडा मारोगे हमको, हम कोर्ट में जाएंगे। आप जबरदस्ती हमसे ये नहीं कह सकते कि जुर्म कबूल करो, भले ही उसने जुर्म किया हो, आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? ये भी मौलिक अधिकार है कि भले ही आपने क्राइम किया हो या किसी ने क्राइम किया हो, और वह अपना क्राइम नहीं कबूल करना चाह रहा है तो ना करे, वो उसका अधिकार है। अब अगर राज्य को उसको पनिशमेंट देना है तो उसके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठे कीजिए, वह खुद से नहीं कबूल करेगा, यह उसका मौलिक अधिकार है। तो राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को जो दावे होते हैं वही तो अधिकार है, मौलिक अधिकार। और ये जितनी अधिकारों की सूची होती है संविधान में, दुनिया के किसी भी संविधान में जो जो सूची बनी हुई कि आप ये काम ये काम ये काम, उन सब सूचियों को ही तो बोलते हैं घोषणा पत्र। जैसे अगर एक पार्टी चुनाव लड़ती है और बोलती है कि हम चुनाव जीतने के बाद एक हर घर में नल लगवाएंगे, चुनाव जीतने के बाद एक स्कूल खोलेंगे, चुनाव जीतने के बाद लड़कियों को एक एक साइकिल देंगे, चुनाव जीतने के बाद एक तालाब खुदवाएंगे, तो ये सब क्या है? ये घोषणा ही तो है। घोषणाओं का एक पत्र, उसे घोषणा बोलते हैं कि आपको ये सब कुछ मिलेगा। समझ में आया आपको? अब अधिकार समझ में आ गए, घोषणा पत्र समझ में आ गया। देखिए बेटा, इससे ज़्यादा आसान भाषा में और नहीं समझा जा सकता, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप केवल और केवल प्रयास यही करें कि आप किसी भी तरीके से इस पुस्तक को समझें। तो क्या है, अधिकतर लोकतांत्रिक, देखो अब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के
अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध बोलते हैं, लिस्ट बना दी गई है। और अधिकारों की ऐसी सूची को ही अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। तो घोषणा पत्र क्या है? सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। किसको रोकता है? सरकार को, कि सरकार या राज्य नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं इनके विरुद्ध काम नहीं कर सकती। और यदि उसका विरुद्ध काम कर दिया तो होगा क्या? उसका उपचार होगा। जैसे एक काम बताते हैं हम आपको, कि ये लिखा है कि आपको अपना धर्म मानने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 25 में ये बात लिखी है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या काम किया? आपने एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर पे आपने कहा कि ठीक है हम पूजा करेंगे। इतने में किसी और समुदाय के लोग आ जाते हैं कि नहीं भाई आज पूजा नहीं होगी, आज हमारा मन नहीं कर रहा है, आप शोर शराबा नहीं करोगे, आप ये मंदिर हटाओ यहाँ से। या हो सकता है पुलिस ही आ जाए, या हो सकता है कि राज्य की और कोई संस्था आ जाए और आपको अपना धर्म मानने से रोक दे, उसका आचरण करने से रोक दे। या आपके घर में आप बैठ के पूजा कर रहे हैं और कोई गिरफ्तार कर ले, क्यों भाई पूजा क्यों कर रहे थे तुम, मना किया है ना। तब क्या होगा? तब सीधे सीधे भाई आपको उल्लंघन तो हो गया ना, तब उसका उपचार होगा, इलाज होगा। और उपचार कैसे होगा? उपचार होगा अनुच्छेद 32। देखिए मैंने क्या बताया था कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, और उसी में से एक अनुच्छेद 32 है। यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं। आत्मा समझते हैं नींव, कि अगर ये निकल गई आत्मा तो सब संविधान खोखला है। और ये क्या कहता है कि यदि किसी नागरिक के किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो गया हो तो उसका इलाज इसमें है। क्या है? इलाज। इसीलिए इसका नाम क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि आपका उपचार होगा, इलाज होगा। और इलाज कैसे कैसे होगा वो आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है। वैसे इसका इलाज होगा ऐसे कि वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है कि भाई हमको दिक्कत हो रही है, राज्य हमको या व्यक्ति हमको ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, हमको बचाओ। तब सुप्रीम कोर्ट उसको बचाएगा। मैंने पिछली वीडियो में जो एक बताया था, ये जो केस हुआ था ये वाला मजदूरी वाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो ये लिखा है, न्यूनतम मजदूरी वाला जो मामला था, तो न्यायालय ने इस दलील को एक्सेप्ट किया और उसे मजदूरी दिलाई, ठीक है। तो यह है आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं कि उपचार तो हो गए, लेकिन मौलिक अधिकारों को किससे खतरा है? नागरिकों को अधिकारों किससे संरक्षित रखना है? कौन उसे नुकसान पहुंचाता है? तो नागरिकों को अधिकार राज्य भी नुकसान पहुंचा सकता है, सरकार भी नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। अन्य व्यक्ति भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई और व्यक्ति भी, या फिर कोई संगठन भी नुकसान पहुंचा सकता है, इससे भी खतरा हो सकता है। और उन सबको बचाएगा कौन? सरकार। हालांकि मैंने क्या बोला, सरकार से भी नुकसान हो सकता है, लेकिन बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है, ठीक है, कि वह खुद से भी नागरिकों को बचाए। और इनके अतिरिक्त किस 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 चीज से हो सकता है? विधायिका से खतरा हो, अर्थात संसद से। संसद ऐसा कानून बना दे जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो। जैसे मैंने क्या बताया, धर्म आपका अधिकार है और संसद के द्वारा कानून बने। कानून बनाने की संस्था कौन सी? संसद। हमारे संसद कहाँ है? नई दिल्ली में। एक ही संसद होती है एक देश में, ठीक है। और उसी संसद के लोगों को ही बोलते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उनका काम क्या है? नियम बनाना। अब वो नियम बना देते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आगे चलकर। और वे नियम बना देते हैं कि आज से सभी व्यक्ति अपना अपना धर्म छोड़ देंगे, या आज से मुस्लिम लोग अपना धर्म छोड़ के सब हिंदू बन जाएंगे, या आज से सारे हिंदू लोग अपना धर्म छोड़ के सिख बन जाएंगे। भाई ये तो अनुच्छेद 25 में ये बात तो नहीं लिखी थी। अनुच्छेद 25 कहता था कि सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी है। तो विधायिका अगर आपके मौलिक अधिकारों को हनन करे तो भी कौन बचा रहा है आपको? संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। तब आप कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका में। हो सकता है न्यायपालिका ही आपके अधिकारों को खाने लगे, न्यायपालिका ऐसा डिसीजन दे दे इसमें आपके मौलिक अधिकारों को हनन हो,
तब आपको कोई और बचाएगा। कौन बचाएगा? खुद न्यायपालिका की, या दूसरी बेंच बचाएगी, या सरकार बचाएगी आपको। ठीक है। नौकरशाही अर्थात डीएम, एसडीएम, एडीएम और जितने भी जो अधिकारी लोग होते हैं सरकारी, वो आपको अधिकार ना दें, आपको न्याय ना दें, आपकी सुनवाई ना हो। कार्यपालिका अर्थात जो आपकी सरकार होती है, जो जो कानूनों को लागू करती है, यदि वह अधिकारों का हनन करे, ऐसा कोई कानून लागू कर दे, ऐसा कोई काम कर दे जिससे आपको नुकसान हो सकता हो, जो आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करते हो, तब आप इसके लिए न्यायपालिका जा सकते हो। तो इन सब से खतरा हो सकता है, और इन सब से खतरे के लिए एक ही जगह है जहां आप जाओगे, वो है संविधान। इसलिए बोलते हैं कि संविधान सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक। अब देखो ये 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है अच्छा मैं समझ गया, अधिकारों का घोषणा पत्र एक वारंटी कार्ड की तरह होता है। जैसे हम टीवी लेते हैं, पंखा लेते हैं, कि कहीं कुछ हुआ तो ये वारंटी कार्ड दिखा के आपकी टीवी का इलाज हो सकता है, आपका पंखे का इलाज हो सकता है। समझ में आया? तो जो अधिकारों का घोषणा पत्र है वो क्या है? एक वारंटी कार्ड है। ठीक। तो यस, इसका उत्तर मैंने पहले लिख दिया था, यस। अब हम आते हैं सीधे सीधे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कैसे बने, कैसे आए, क्या क्या तरीके थे। तो अगला टॉपिक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को हम देखेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले भूमिका बहुत जरूरी है। जब भी आप कुछ नया पढ़ें, पहले भूमिका पढ़ें। अब भूमिका क्या कहती है कि एक जब अंग्रेज यहाँ हुआ करते थे, तो बड़े पदों पर या उच्च पदों पर नौकरी करने का अधिकार सिर्फ अंग्रेजों को होता था, को भारतीयों को नहीं होता था। और कुछ रेस्टोरेंट्स या कुछ होटल्स में एक बात लिखी होती थी कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कि देखिए इसमें भारतीय और कुत्ते इस होटल में नहीं आ सकते, अर्थात भारतीयों कुत्तों के बराबर संज्ञा दी गई। कुछ होटल्स थे कि नहीं, आप केवल कोट पैंट पहन के ही आ सकते हैं। तो जब इन सारी चुनौतियों को, इन सारी परेशानियों को उस समय के तत्कालीन भारतीय नेता, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस समय उन लोगों ने समझा कि नहीं, ऐसे काम चलेगा नहीं, इसका मतलब काफी शोषण हो रहा है हमारा, तो हमको चाहिए अधिकार। हमको होटल में भी जाने का अधिकार चाहिए, ऊंचे पदों पर नौकरी करने का भी अधिकार होना चाहिए, हमको सेना में भर्ती होने का अधिकार होना चाहिए, हमको बड़ी सैलरी उठाने का अधिकार होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और काम हो रहा था, ये तो था अंग्रेजों के द्वारा भेदभाव, एक काम हो रहा था सोसाइटी में, समाज में। समाज में क्या हो रहा था? समाज में जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा था। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो कि सवर्ण जाति थी, जिन्हें हम आज के समय जनरल कैटेगरी बोल देते हैं, ये लोग इन शूद्रों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। आप जब मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे या उनके उपन्यास पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि निम्न जाति के लोगों की स्थितियां कितनी बदहाल थी, कितनी बुरी स्थितियां थी। तो यह भेदभाव भी था। इसी भेदभाव का शिकार तो हुए थे हमारे अंबेडकर साहब, और उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन इन जातियों के उत्थान में लगा दिया, और संविधान में इस बात का उल्लेख करके गए हैं कि इन जातियों का भेदभाव ना हो किसी भी तरीके से। तो एक तरफ राजनीति में था, एक तरफ समाज में था, भेदभाव तो व्याप्त था। तब उस समय के नेताओं ने एक बात सोची कि इस भेदभाव को खत्म करने के लिए हमारे पास अधिकार होने चाहिए, भारतीयों के पास अंग्रेजों के समकक्ष होने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे ही जो नीची या निम्न जातियां बोली जाती हैं, इनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि ये समाज में अपना भी जीवन गरिमापूर्ण तरीके से और एक जैसा, क्योंकि मानवीयता एक होती है। मैंने क्या बताया कि जो मानव अधिकार होते हैं वो ये माने जाते हैं
कि हर मनुष्य एक है। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। क्या इससे अलावा किसी के पास 3 कान या 3 आंखें हैं? सामान्यतः तो नहीं होती हैं। कोई डीएनए में दुष्प्रभाव आ जाए तो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। तो जब मनुष्य एक जैसे हैं तो रंग, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव क्यों? इन लोगों के भी अधिकार होने चाहिए। जैसे मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार, तालाबों से पानी लेने का अधिकार, कैसे भी कपड़े पहनने का अधिकार। तो इन सारे शोषणों को देखते हुए 1928 में एक समिति बनी थी, मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। 1928 में एक समिति बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसके अध्यक्ष वो खुद होते हैं, और इन्होंने एक मांग उठाई कि अधिकारों का घोषणा पत्र होना चाहिए। बात 1928 की बात है, ये आज़ादी से पहले की बात है, ठीक है। और जब ये मांग उठाई, इन्होंने मांग भी रखी, और यह जब हम आज़ादी से पहले ही जब अधिकारों के घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, तब ऐसे में ये जरूरी हो जाता है, या तो ऑब्वियसली होगी, कि हम स्वतंत्रता के पश्चात जब संविधान निर्माण करेंगे, अपना संविधान बनाएंगे, तब भाई अधिकारों को लेकर स्पष्ट हो जाए कि अधिकार तो हमको देने हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो अधिकारों का कॉलम था, इन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय, जो संविधान सभा में बैठे थे, उन सभी की राय एक थी कि बिल्कुल भैया, संविधान में अधिकारों को जरूर लिखो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस संविधान सभा में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति बैठा हुआ था, और वे सभी अपनी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे। क्लियर है? और इन्हीं को हमने क्या बोला? मौलिक अधिकार। क्यों बोला गया? क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान है, स्पेशल ट्रीटमेंट है उनके लिए। इतना ज्यादा उनको सुरक्षित किया गया है कि सरकार भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। अभी सरकार सब शक्तिशाली होती है, लेकिन सरकार उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। मैंने क्या बताया था? जब आपको बताए थे कि विधिक अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार होते हैं, और कुछ आपके मौलिक अधिकार होते हैं। तो विधिक अधिकारों को ताकत कहाँ से मिलती है? जो साधारण कानूनों के द्वारा, जो संसद बनाता है। और मौलिक अधिकारों को ताकत कहाँ से मिलती है? संविधान से। स्वयं उनकी सुरक्षा कौन कर रहा है? संविधान। और साधारण कानूनों से सुरक्षा जिनकी हो रही है उन्हें बोलते हैं साधारण अधिकार या कानूनी अधिकार। ठीक। अगर आपको सामान्य अधिकारों में संशोधन करना है, सामान्य अधिकारों को परिवर्तित करना है, तो कुछ नहीं, संसद कानून बनाएगी, परिवर्तित करते ही, कोई दिक्कत नहीं। अभी डरना नहीं है। संसद कैसे कानून बनाती है, कैसे संशोधन होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। बस इतना समझ लो, संसद कानून बनाती है, नियम बनाती है। ठीक। अब मौलिक अधिकारों में अगर आपको बदलाव करना है, तो आपको संविधान में ही संशोधन करना पड़ेगा फिर। और संविधान में संशोधन आसान नहीं है, संविधान में संशोधन बहुत कठिन है। संविधान में संशोधन इस किताब के लास्ट अध्याय में, जहां हम देखेंगे संविधान एक जीवंत दस्तावेज, यह उसका नाम है, चैप्टर 10 है शायद, उसमें हम देखेंगे संविधान संशोधन कैसे होता है। तो फिलहाल सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति है, इसका उत्तरदायित्व किसके पास है? न्यायपालिका के पास। मैंने क्या बताया कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कहाँ जाता है? न्यायपालिका के पास। इसलिए जब कोई बच्चे को कोई बाहर वाला पीट देता है तो वो किसके पास जाता है? अपने पिताजी के पास, या फिर अभिभावक के पास, पेरेंट्स के पास, या फिर इंग्लिश में गार्जियन के पास। तो ऐसे में नागरिक किसके पास जाते हैं? अपने अभिभावक के पास। तो अभिभावक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। आपसे अति लघु बनेगा यह कि भारत का
अभिभावक कौन है, या भारतीय जनता का अभिभावक कौन है, तो आप किसको बताएंगे, न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका है, क्योंकि जब भी कोई अधिकारों का हनन होता है तो आप किसके पास जाते हैं, न्यायपालिका के पास। ठीक है। विधायिका या कार्यपालिका कोई ऐसा कार्य करता है, बता चुका हूं मैं, कि जिससे मौलिक अधिकारों को हनन बोलते हैं, कम होना, नुकसान होना, खत्म होना, ठीक है, हानि हो जाना। ठीक। तो जब भी कोई ऐसा निर्णय या कोई नियम बनाया जाता है तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित करती है। ताकत है न्यायपालिका की, ठीक है, कि संसद से बनाए गए कानून या संसद के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को वह अवैध करार कर सकती है, वो उसे खारिज कर सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है। तो सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। सरकार चाहे तो लगा सकती है, लेकिन यदि वे प्रतिबंध अनौचित्यपूर्ण हुए, अविवेकपूर्ण हुए, तो उनको कौन काम खराब कर सकता है, उनका, न्यायपालिका। सरकार चाहे तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, मैंने क्या बताया, लेकिन उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन यदि वह संविधान संशोधन किसी मौलिक अधिकार पर ऐसा प्रतिबंध लगता है जो मनमर्जी का है, तब उसे कौन रोकेगा, न्यायपालिका। क्लियर हो गया। तो न्यायपालिका अंततः व्यक्ति की, आम जनता के अभिभावक होता है। ये था आपका दूसरा टॉपिक। ठीक। अब हम एक चीज देखते हैं, आपको हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार भारत का संविधान है, उसी प्रकार अमेरिका का भी है, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का भी है। और दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनके तैयार हुआ था 1996 में, ये लागू हुआ। और चूंकि भारत का बन चुका था 1950 में। ये बताइए डेट क्या थी संविधान जब लागू हुआ, तो बताओ भाई, 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इन्फोर्स हुआ था। और इस दिन को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। यही तो मनाते हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे। एक और डे होता है, कोई बताएगा, 15 अगस्त 1947। इसको हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस। ऐसे ही जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, ऐसे ही किसका लागू हुआ, दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका ने भी अपने संविधान में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका परेशान था, हम लोग परेशान थे अंग्रेजों से, दक्षिण अफ्रीका ही परेशान थी अंग्रेजों से। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ कि वहां पर सरकार कैसी थी, रंग भेदी थी, वह रंग के आधार पर भेदभाव करती थी। तो जब उस सरकार को हटाया तो दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध से गृह युद्ध बोलते हैं कि अपने घर में युद्ध हो जाना, गोरे और कालों के बीच में। तो जब दक्षिण अफ्रीका जूझ रहा था तो उस समय उसका संविधान भी तैयार हो रहा था, तो उसे यह पता चले कि नहीं, ये जो रंग भेद है इसको तो खत्म करना है। तब उन्होंने क्या किया कि संविधान के अनुसार क्या है कि उसके अधिकारों की घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। कि दक्षिण अफ्रीका लोकतंत्र तभी रह सकता है दक्षिण अफ्रीका में कि जब उसके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और मौलिक अधिकार में क्या है, नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल या फिर रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, इन किसी के आधार पर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी को रोका नहीं जाएगा। ठीक है। और संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए एक विशेष न्यायालय होता है जिसे बोलते हैं संवैधानिक न्यायालय। और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों में कुछ और प्रमुख ये अधिकार हैं, गरिमा का अधिकार, डिग्निटी, सम्मान। भाई सम्मान तो सबका होना चाहिए, एक रिक्शे वाले का भी, एक देश के राष्ट्रपति का भी। दूसरी बात, दूसरा निजता का अधिकार, भाई सबको अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रखने का अधिकार है। भाई किसी को अपना नाम नहीं बताना तो ना बताए, सरनेम नहीं बताना तो ना बताए, उसे अपने पर्सनल स्पेस में रहना है तो रहे। और ये बहुत सारे बाल अधिकार हैं, बुनियादी उच्च शिक्षा का अधिकार है। हमारे यहाँ सिर्फ बुनियादी अधिकार है, बुनियादी शिक्षा कक्षा 8 तक का, वहाँ उच्च शिक्षा का अधिकार है, अर्थात पढ़ाई जो उच्च शिक्षा की वही फ्री में हो सकती है। संस्कृति, धर्म और भाषाई समुदायों का अधिकार है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। हमारे यहाँ सूचना प्राप्त करने का अधिकार कैसा है, कानूनी है, और वहाँ कैसा है, मूल।
कानूनों को शक्ति कहाँ से मिलती है? एक कानून से। और मूल अधिकारों को शक्ति कहाँ से मिलती है? संविधान से। संविधान और कानून में बड़ी चीज क्या है? संविधान। अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कहाँ आ गए थे। यहाँ हमने देखा दक्षिण अफ्रीका संविधान में क्या क्या है। अब अगला टॉपिक क्या है? यह है कि उन अधिकारों की सूची बनाओ जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और दक्षिण अफ्रीका के अधिकारों में एक जैसे हों, ठीक है। जो दोनों संविधानों में पाए जाते हों, या फिर दक्षिण अफ्रीका में तो हों लेकिन भारत में नहीं है, साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हों पर भारतीय संविधान में निहित माने जाते हैं कि मान लो कि ये भी होगा, निहित है वो। तो ऐसे कौन कौन से, ये तब पता चलेंगे जब आप भारत के मौलिक अधिकारों को जान लोगे। तो ये अभी हम टॉपिक नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे भारत में या भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 1 से लेकर पूरे 6 हैं, फिलहाल 6 तक देखेंगे और 6 में भी सब क्लॉसेस हैं। ये है आपकी सूची, इसको हम अगली वीडियो में देखते हैं। फिलहाल ये वीडियो लंबी हो चुकी है, तो अगली वीडियो में हम भारतीय संविधान में अधिकार देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यह वीडियो और शायद कितने पार्ट में जाएगी, देखिए। यह हम सारे अधिकार देखने के बाद जीवन, व्यक्ति का स्वतंत्रता, एक एक चीज देखेंगे हम, क्योंकि सवाल इस पे बहुत आता है। सवाल आता है, ये है निवारक नज़रबंदी, फर्स्ट ईयर में बहुत सवाल आता है इस पर, और ज़रूरी भी है जानना। सोमनाथ लाहिड़ी, ये है आरोपी या अभियुक्त के अधिकार, जेल के अंदर आपके कौन कौन से अधिकार होंगे। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाएगा। एक एक अधिकार पर एक एक 2-2 वीडियो बनती है, लेकिन चूंकि आप कक्षा 11 के हो तो ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको, हम शॉर्ट में बताएंगे। लास्ट में आगे देखो आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसी को बोला है क्या, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय या फिर आत्मा की संज्ञा दी है, ठीक है। इसके तहत ये 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 वाली रिट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो मैंने कल बताया था आपको 1993 में बना था, ठीक है। और फिर एक नया टॉपिक आएगा DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये क्यों जरूरी है, ये क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से होते हैं। फिर एक आखिरी टॉपिक आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज, अधिकार मिल गया तो कर्तव्य तो होने चाहिए, ठीक है। ये है आपकी फंडामेंटल, ये DPSP हैं। और आगे आएंगे आपके एक और अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो पहले था बाद में हटा दिया गया था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और फिर हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो इस चैप्टर में 3 चीज़ें हैं हमारे पास, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और साथ साथ एक स्लाइड है हमारे पास किसकी, मौलिक कर्तव्यों की। तो ये चैप्टर लंबा है। ये चैप्टर अगर आपने एक बार समझ लिया अच्छे से, उसके बाद फिर आप मौलिक अधिकारों से संबंधित, आप कक्षा 12 में भी इसका इस्तेमाल होना है, फिर कक्षा उसका BA में भी इस्तेमाल होना है, जीवन में हमेशा हर कंपटीशन में इस्तेमाल होना है कि भाई 17 में क्या है, 18 में क्या है। मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है हर कंपटीशन का, जब भी आप आगे चले कोई परीक्षा देंगे, UPSC में, PCS में, टेट में, CTET में, PGT में, कहीं भी। ये टॉपिक इसलिए बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा, बहुत तसल्ली के साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, खेलते खाते पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए ज़िंदगी। आपकी उम्र है, यही उम्र होती है जिसमें आप निश्चिंत होते हैं, जहाँ सिर्फ पढ़ाई करनी होती है और एंजॉय करना होता है, ठीक है। थैंक यू चैनल पर बने रहने के लिए, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, धन्यवाद।